बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुग़ीस अली और आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं। हम देख रहे हैं कि बहुत अरसे से फ़ेक न्यूज़ चल रही थी। उसके ऊपर क्या होता है कि एक प्रोग्राम होता है, फिर उसके बाद वो सोशल मीडिया पर ट्रेंड बन जाता है और एक लोगों के जहनों के अंदर अबहम पैदा हो जाता है। मैंने आज उन फ़ेक न्यूज़ को इकट्ठा किया और मैंने सोचा कि बहुत से लोग हम पर इतराज़ भी करते हैं कि आप सबूतों के बगैर बात करते हैं या आपके पास सबूत नहीं होते, लेकिन आज ये वो सबूत हैं जिन्हें बतौर सनद आप हर जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। हम भी इस्तेमाल करते हैं कि ये वो फ़ेक न्यूज़ थी जिनका हम कहते हैं कि आपके पास जब कोई सोर्स नहीं होता और जब आप टेबल पर बैठ कर स्टोरी बना रहे होते हैं या आपको किसी व्हाट्सएप ग्रुप में कोई ऐसी चीज़ मिलती है जिसे आप लेकर उसे आप एक नेशनल टीवी चैनल पर कोट पैंट पहन कर और टाइयाँ लगा कर आप बात कर रहे होते हैं, फिर उसके बाद वो पूरी नहीं होती और उसके बाद क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो उनकी एक राय बन चुकी होती है और हुकूमत जो होती है वो कमज़ोर हो चुकी होती है। लेकिन ये फ़ेक न्यूज़ जो होती है इतनी सर्कुलेट कर चुकी होती है कि फिर इसको रोकना नामुमकिन हो जाता है। हम इन्हें कहते हैं कि ये फेकर्स हैं और ये फैक्ट्रीज़ हैं। जैसे बेकरी होती है ना, वैसे ये झूठी ख़बरें प्रोडक्शन करने की फैक्ट्रीज़ हैं और ये फेकर्स हैं जो झूठी ख़बरें फैलाकर लोगों में एक हिजान पैदा करते हैं। और जब इनसे पूछा जाए, इनसे सवाल कर लिया जाए तो ये लोग फिर कहते हैं कि हमारी शान में गुस्ताखी हो गई है, क्योंकि ये सीनियर सहाफ़ी हैं और ये अपने आप को सीनियर समझते हैं। इनकी जो एक इज़्ज़त है, इनकी शान व शौकत है, उसमें कमी वाक़या हो जाती है। अब जो यूट्यूबर पर जो तमाम दोस्त आए हैं वो सिर्फ एक अलग से नैरेटिव देते हैं कि आपने ये बात की थी और ये बात पूरी नहीं हुई, या ये बात आपने क्यों की थी और आपने इस बात पर आपने माफ़ी मांगी थी, ये झूठी खबर थी आपकी, लेकिन उसका जवाब नहीं होता। और उसमें फिर इल्ज़ाम ये लगाया जाता है कि ये लोग जो हैं ये पेड लोग हैं और ये लोग पैसे लेते हैं और ये एंकरों को गालें निकालने के लिए पैसे लेकर ये काम कर रहे हैं। लेकिन इसके बारे में मैंने पिछली अपनी वीडियो में गुफ्तगू कर चुका हूँ कि ये क्यों हम पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं और क्यों हमें अदालतों में लेकर जाने की धमकियाँ भी दे रहे हैं, क्योंकि इन्हें ख़तरा है। इनकी जो बड़ी बड़ी तनख्वाहें थी और जो बड़ी बड़ी कुर्सियाँ थीं वो हिल कर रह गई हैं और इन्हें पता है कि अब हम जो भी बात करते हैं उसके सोशल मीडिया पर बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है और सोशल मीडिया पर हमसे फिर पूछगछ भी होती है। तो मैं मज़ीद तवील बात करने के बजाय मैं सीधा अपनी डायरेक्ट उन 10 ख़बरों पे आता हूँ। 10 से 12 ख़बरें हैं जो फेक न्यूज़ थी और जिसके ऊपर मुसलसल एक हफ़्ता टॉक शोज़ होते रहे और पूरा मुल्क ये समझता रहा कि शायद ये होने वाला है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पहली जंग जियो ने एक ख़बर लगाई थी कि उस्मान बुज़दार चंद दिनों के मेहमान हैं और जो वज़ारत आला की जो एक छड़ी है या एक घड़ी है वो जनाब जो स्पीकर हैं इस वक्त चौधरी परवेज़ इलाही साहब, उनकी जेब में है। वो 1 मिनट लगाएंगे और जो उस्मान बुज़दार है वो घर चले जाएंगे और उसके बाद चौधरी परवेज़ इलाही साहब पंजाब के चीफ मिनिस्टर होंगे। आज तक ये ख़बर साबित नहीं हुई और ये ख़बरें एक हवा में थी और उसके बाद इसका कोई नामो निशान नहीं है। अब कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन इसके ऊपर किसी ने माफ़ी नहीं मांगी कि वो आपने कहा था कि 5 दिन में ये हुकूमत उल्टने वाली है और उस्मान बुज़दार जाने वाले हैं और जो चौधरी परवेज़ लाई हैं उनकी जेब में ये वज़ारत आला जो है उनकी जेब में पड़ी है और जिस टाइम मर्जी चाहे निकाल के वो परे मार देंगे उस्मान बुज़दार साहब को। उसके बाद नजम सेठी साहब ने ये लाइव प्रोग्राम में कहा कि उस्मान बुज़दार को जाना होगा, ये तय हो गया है। लेकिन हम देख रहे हैं कि मुसलसल 4 से 5 माह हो गए हैं कि उस्मान बुज़दार के जाने की रट तो लगी हुई है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी हमें मुस्तनद और ठोस खबर नज़र नहीं आ रही कि जिससे ये कहा जा सके कि उस्मान बुज़दार चले गए हैं। इसके ऊपर भी नजम सेठी साहब ने कोई माफ़ी नहीं मांगी, हालांकि वो अपने आप को बहुत बड़े दानिश्वर समझते हैं और कहते हैं कि उनके पास अंदर की खबरें होती हैं। तो ये अंदर की खबर अभी तक साबित नहीं हो सकी और ये मुसलसल यही बयानियाँ तरतीब दे रहे हैं कि जो हम कह रहे हैं वो सच कह रहे होते हैं, लेकिन अब ये जो बात थी ये अभी तक सच साबित नहीं हो सकी आज की डेट तक। फिर हामिद मीर साहब ने कहा कि इमरान खान नहीं बल्कि फजलुर रहमान और नवाज शरीफ इमरान खान को NRO देंगे और उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था उसे NRO देंगे। एक प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब, उन्हें कहा कि उसे अब फजलुर रहमान, क्योंकि मगरूरी और ये समझते हैं कि हुकूमतें जो गिरा रहे हैं बना रहे हैं ये इन्हीं के कहने पर बन रही होती हैं और इन्हीं के कहने पर पूरी पाकिस्तान की आवाम है वो चल रही होती है। ये जो कहेंगे वो सच होगा, ये जो नहीं कहेंगे वो झूठ होगा और लोग इन पर अंधा एतमाद करते हैं। तो उन्होंने इसका फ़ायदा उठाते हुए एक नेशनल चैनल पर उन्होंने कहा था कि फजलुर रहमान और नवाज शरीफ इमरान खान को NRO नहीं देंगे, लेकिन हमें नज़र ये आ रहा है कि
फजल रहमान भी इमरान खान से NRO ले चुके हैं, और नवाज़ शरीफ को भी इमरान खान ने अपने हाथ से जाने की इजाज़त दी क्योंकि वो सेहत का मामला था। इमरान खान साहब को ऊपर तो कोई बात ऐसी नहीं आई कि उन्होंने NRO किसी से मांगा हो या लिया हो, बल्कि आपने देखा होगा कि हर जगह पर शहबाज शरीफ ने भी कितनी बार मिन्नत तरला किया कि अब मिलकर चलते हैं, मुफाहमत कर लें। लेकिन इमरान खान साहब का एक शेर था जो उन्होंने पढ़ा था कि मुफाहमत न सिका जबरे नारवा से, मैं सर बकाफ़ों लड़ा दे मुझे किसी बला से। तो ये सारा मामला है। उसके बाद आमिर मीर साहब ने कहा कि हम बाहर निकले तो आपकी हुकूमत गिर जाएगी। तो मैदान खाली है, कितनी बार आप निकल चुके हैं, आपने अपना तमाम जोर लगा लिया है, कितने कॉलम्स लिख लिए हैं, कितने आपने टॉक शोज़ कर लिए हैं, हुकूमत वहीं के वहीं खड़ी है, न टस से न मस हुई है। और इन्होंने कहा, धमकी अमेज़ लहजे में कहा था कि अगर हम निकले तो आप नहीं रहेंगे। जैसे ये पूरे पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं और इनकी एक आवाज़ पर पूरा पाकिस्तान लब्बैक कहता हुआ बाहर निकल आएगा। लेकिन वो हुकूमत अभी अपनी जगह पर मौजूद है, बल्कि पहले से ज़्यादा मजबूत हो चुकी है। अब तो जितनी परेशानियाँ थीं अल्हम्दुलिल्लाह वो भी ख़त्म हो चुकी हैं। तो हुकूमत को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन आमिर मीर साहब न जाने किस वक्त निकलने की बात कर रहे हैं और कब निकलना उन्होंने ये शायद बता सके। महमल सरफराज हैं, उन्होंने रिपोर्ट कार्ड में कहा कि हमने ये भी सुना, हमने वो भी सुना, हमने ये भी सुना, लेकिन कुछ साबित नहीं हुआ। उन्होंने इतराफ़ जुर्म किया कि हम ये सुनते रहे शहबाज शरीफ के बारे में कि उन्हें कमांडर सेफगार्ड को जो बुलाया गया है वो इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर बुलाया गया है, वो अगले प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी डील हो गई है, कौमी हुकूमत बन रही है, और ना जाने पता नहीं क्या क्या सुनते रहे और क्या क्या कहते रहे। लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अपोजिशन जो है वो बिल्कुल उनका किरदार सिफर है, वो कुछ भी नहीं कर सके, बल्कि शहबाज शरीफ के बयानिए ने उनकी पार्टी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है, और अब तो उनका कारकुन भी उन्हें गालियाँ निकाल रहा है। ये महमल सरफराज हैं जो हर वक्त हुकूमत पर तनकीद करती हुई नज़र आ रही होती हैं, लेकिन ये उनका इतराफ़ जुर्म है। और इसके ऊपर पैमरा को भी नोटिस लेना चाहिए और कहना चाहिए कि ये आपका बयान था और ये आप सुनते रहे, कहते रहे, जो बातें सच साबित नहीं हुई, अब आप कटहरे में आ जाएं। लेकिन पैमरा के बारे में यही कहा जा सकता है कि वो पता नहीं कौन सी खबरों पे एक्शन लेता है। फ़िलहाल तो वो सत्तू पी का सो रहा होता है, और बहुत कम जगहों पर ऐसा नज़र आता है कि कहीं पर उसने नोटिस लिया हो, लोगों को उन्होंने इंडिकेट किया हो कि ये आपने झूठी खबरें फैलाई हैं। लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ, ये अगर कोई चैलेंज करना चाहे तो वो चैलेंज कर सकता है। ये बातें ऑन द रिकॉर्ड हैं और ये बातें कही गई हैं, और इसके ऊपर अभी तक कोई ऐसी बात साबित नहीं हुई कि जो सच साबित हुई हो, ये झूठ बिल्कुल था। उसके बाद सुहेल वड़ैच साहब ने मार्च में हुकूमत गिरने की पेशगोई की थी, कहा था कि सब कुछ पैक हो चुका है, मामला तय हो गए हैं, मार्च में हुकूमत नहीं रहेगी। फिर बाद में उन्होंने ट्वीट किया, उसकी वजाहत करते रहे, ये करते रहे, वो करते रहे, लेकिन इसके ऊपर प्रोग्राम भी हो गए, इसके ऊपर आर्टिकल्स भी लिखे गए, इसके ऊपर सोशल मीडिया पर तूफान भी मचा, इसके ऊपर ट्रेंड भी बन गए, और लोगों ने ये समझना शुरू कर दिया कि मार्च में हुकूमत चली जाएगी और ख़त्म हो जाएगी। अब मार्च का महीना निकल गया है, अब आपके सामने है, फैसला आप खुद करें कि ये सच था या झूठ था। इससे पहले दिसंबर में मौलाना फजल रहमान के बारे में कहा गया था कि मौलाना फजल रहमान साहब के इस्टेब्लिशमेंट के साथ तमाम बातें मुकम्मल हो गई हैं और हुकूमत ये डी चौक पे जाएंगे और हुकूमत उड़ जाएगी। ये आपके सामने था, आप सब लोगों ने सुना था कि दिसंबर में हुकूमत के ख़ात्मे की बड़ी पेशगोइयाँ की गई। रात को 8 से लेकर 11 बजे तक टॉक शो सजाए जाते थे, उसमें ये बयानिया तरतीब दिया जाता था। लेकिन दिसंबर भी गुजर गया, फिर मार्च को बुनियाद बनाया गया और मार्च भी गुजर गया, और हुकूमत वहीं की वहीं खड़ी है, बल्कि पहले से ज़्यादा मजबूत हो रही है, और ये लोग बेनकाब होते हुए नज़र आ रहे हैं। फिर मैं सलीम साफ़ी साहब की बात करूं, सलीम साफ़ी साहब ने तो बहुत ज़्यादा बातें की, लेकिन एक जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट थी वो कहा था कि ये मौजूदा हुकूमत के दौर हुकूमत की है, लेकिन बाद में जब वजाहत आई तो वो पता चला कि ये मुस्लिम लीग नून के दौर हुकूमत की रिपोर्ट थी। लेकिन सलीम साफ़ी साहब ने इस पर भी माफ़ी नहीं मांगी और वो ना माफ़ी मांगेंगे। मैंने उनको आज तक माफ़ी मांगते हुए नहीं देखा, बल्कि वो हर चीज़ में कोई ना कोई चीज़ ऐसी निकालते हैं कि वो जो इमरान खान की ज़ात पे, उनकी निजी ज़िंदगी पर या उनके ज़ात के इर्द गिर्द घूमती हो वो फिर बात करेंगे, उसके अलावा वो बात नहीं करते, क्योंकि उनके पास जो ख़बरें हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। अब अगर इमरान खान की हंसी पे, इमरान खान की पैंट शर्ट पहने पे अगर तनकीद की जाएगी तो मैं ये समझता हूँ कि इससे बड़ी इखलाकी गिरावट नहीं हो सकती कि जो लोगों के पास कंटेंट ख़त्म हो गया है अब वो इमरान खान की ज़ातियात को बुनियाद बनाकर वो तनकीद कर रहे हैं। अगर आपके पास तनकीद है तो आप सॉलिड रीज़न लेकर आएँ।
आप सोलर रीज़न के साथ इमरान खान की गवर्नमेंट पर जितनी बड़ी तनकीद करें, लेकिन इस तरह के ठट्टे उड़ाना, मजाक उड़ाना, ये आपकी जो एक शिकस्त है उसका एतराफ़ है। उसके बाद हामिद मीर साहब ने भी एक फिर दोबारा एक प्रेडिक्शन की, एक फिर खबर दी। उन्होंने कहा कि आटा चीनी की रिपोर्ट है वो लीक हुई है, और उनको फिर मोहम्मद मालिक साहब ने जो हम न्यूज़ के प्रोग्राम में बैठे थे, उन्होंने हामिद मीर साहब को कहा कि नहीं, ये मुझे शहजाद अकबर साहब ने रिपोर्ट दी थी, ये लीक नहीं हुई। लेकिन हामिद मीर साहब ने फिर उस पर माफ़ी नहीं मांगी, और वो मुझे लगता है नहीं मांगेंगे। शाहिद मसूद साहब ने, जो डॉक्टर शाहिद मसूद साहब हैं, उन्होंने कहा कि दिसंबर में माइनस हो जाएगा। उन्होंने इतना ऐसे नरेटिव बना दिया, हमारे सीनियर हैं, मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन माइनस की ऐसी रट लगाई, फिर -1 नहीं, 2 नहीं, 3 -3 की रट लगाई गई कि ये हो जाएगा। लेकिन दिसंबर में कोई माइनस नहीं हुआ, बल्कि प्लस होता गया, और अब भी आप देख रहे हैं कि प्लस होता जा रहा है, कोई माइनस नहीं हुआ। उसके बाद डॉक्टर दानिश ने वो मुकम्मल तौर पर जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस है उसका अहवाल बताया, और मैं अपनी वीडियो में बता चुका हूँ कि ऐसे था जैसे वो आर्मी चीफ हैं, उनकी कुर्सी के साथ नीचे बैठे थे और सारी बातें नोट कर रहे थे। लेकिन कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की आज तक कोई खबर मुकम्मल तौर पर कोई साफ नहीं दे सकता जब तक ISPR ना दे। उसकी झूठी खबरें दी गई कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में फ़ैसला कर लिया गया, इमरान खान से नाराज़ हैं कुछ जो बड़े जनरल हैं, जो वो इमरान खान से नाराज़ हैं, और ये फ़ैसला हो गया कि हुकूमत को लिपेट दिया जाएगा। ये कितनी बड़ी झूठी खबर है। आप एक ऐसे इदारे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं जो एक तो मुल्क की सरहदों की हिफाजत करते हैं, दूसरा वो मुल्क के अंदर जो मौजूद दुश्मन है उनके ऊपर निगाह रखते हैं, और हर तरह से उनको तनकीद का निशाना बना जाता है। आप उनको मुलविस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये हुकूमत का पता काटना चाह रहे हैं। उसकी भी कोई खबर वजाहत नहीं हो सकी, और व्हाट्सएप ग्रुप में तो उन्होंने बहुत कैंपेन चलाई ना, उसके ऊपर तो बहुत सी वीडियोस भी हम कर चुके हैं। फिर फवाद हुसैन साहब ने जो एक डॉन में आर्टिकल लिखा था, कहा था कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब ने कहा कि कोरोना काटता कैसे है, उसकी तरदीद आई, उसके ऊपर इन्हें नोटिस भेजा गया, पैमरा ने इनसे जवाब भी तलब किया है। बाद में इन्होंने सिर्फ लेवल करने के लिए जो फवाद हुसैन हैं उन्होंने कह दिया, वाह वाह उस्मान बुज़दार साहब, आपने तो क्या खूबसूरत काम किया है, आपने तो एक हफ्ते में काया ही पलट दी है, इतना ज़बरदस्त काम किया है कि आपको दाद देनी बनती है। तो ये जो है उस पर माफ़ी नहीं मांगी, बल्कि उस्मान बुज़दार की दूसरी आगे आकर उन्होंने क्या कर दिया कि उनकी तारीफ़ें शुरू कर दी। फिर लंदन प्लान का हम बहुत सुनते थे, पूरे टॉक शोज़ हुए, एक महीना तक लंदन प्लान की बातें होती रहीं, लेकिन लंदन प्लान पता नहीं, मुझे समझ नहीं आया कि लंदन प्लान कौन सा कामयाब हुआ है या कौन सा लंदन प्लान हुआ है। कुछ खबर नहीं निकली, बल्कि शहबाज शरीफ लंदन से जो वापस आए हैं वो अपनी इज़्ज़त बचाते फिर रहे हैं, और वो ख़ुद परेशान है कि अब कैसे इस आफत से निकला जाए। पाकिस्तान में आकर तो फंस गया हूँ, और अब वापस जाने के बारे में सोच रहे हैं कि किस तरह से कोई मौका निकले तो मैं वापस जाऊँ। ये सारी बातें थी जो अब तक मैंने रखी हैं कि ये वो फेक न्यूज़ थी जिसके बारे में हम बात करते हैं कि ऐसी झूठी बातें फैलाएंगे तो फिर हम लोग उसका काउंटर नैरेटिव भी देंगे, और एक सच भी बताएंगे कि उस पे तो बातों पे ये तो सच साबित हुई नहीं, लेकिन आपने जो झूठ बोला उस पर माफ़ी कम मांगेंगे। अगर आप माफ़ी मांगते हैं तो ये भी बड़ी बात है, लेकिन हमें लगता नहीं है कि आप माफ़ी मांगें, क्योंकि इसके लिए बड़ी इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करना पड़ता है, और वो हमें दूर दूर तक अभी फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही कि कोई बंदा माफ़ी मांगे। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह आपसे फिर एक नई वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।